हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डू इट फॉर योर ड्रीम्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड थीम जो है इकोनॉमी से मंथली मैगजीन की। सो फर्स्ट टॉपिक है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन 2025-26 में। ऑल्सो द कैबिनेट अप्रूव्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। तो इस मिशन के साथ साथ क्रेडिट गारंटी स्कीम भी इंट्रोड्यूस की गई है। अब की ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी? टू फैसिलिटेट द एक्सेस टू अफोर्डेबल ट्रेड फाइनेंसिंग फॉर एमएसएमई सेक्टर को ट्रेड फाइनेंसेस अफोर्डेबल ट्रेड फाइनेंसेस अवेल करवाना। नेक्स्ट इज इनहैंस एक्सपोर्ट रेडीनेस थ्रू कंप्लायंस एंड सर्टिफिकेशन सपोर्ट प्रोवाइड करना, मार्केट एक्सेस को इम्प्रूव करना और विजिबिलिटी इंश्योर करना फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स, और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट को प्रमोट करना फ्रॉम नॉन ट्रेडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड सेक्टर। So these are the key objectives of export promotion mission. अब इसके बारे में देख लेते हैं। इसको विजन क्या है? टू इट प्रोवाइड्स फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्लेक्सिबल डिजिटली ड्रिवन फ्रेमवर्क जो फोकस करता है एक्सपोर्ट प्रमोशन पे। फाइनेंशियल आउटले 25,060 करोड़ का प्रोजेक्ट है। टाइमलाइन है 6 साल की, जो 25-26 से लेकर 2031 तक चलेगा। टारगेटेड सेक्टर्स क्या है? Sectors impacted by recent global tariff escalations such as textile, leather, gems and jewelry, engineering goods and marine products will be the targeted sectors, mainly जिन पे जो सबसे ज़्यादा impact हुए हैं global tariff की वजह से। मिशन का आर्किटेक्चर, इट विल ऑपरेट थ्रू 2 डिस्टिंक्ट बट इंटीग्रेटेड सब स्कीम्स। 2 अलग अलग स्कीम्स के थ्रू प्रमोट किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फर्स्ट इज निर्यात प्रोत्साहन और दूसरा निर्यात दिशा। प्रोत्साहन जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जो एक्सेस इजीली अवेल करवाए ये इंश्योर करेगा अवेलेबिलिटी टू अफोर्डेबल ट्रेड फाइनेंसेस फॉर डाइवर्सिफिकेशन इनटू न्यू मार्केट, जिसे नए मार्केट्स को एक्सप्लोर किया जा सके। दूसरा है निर्यात दिशा, जो नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करता है। कैसे? जो मार्केट रेडिनेस को इन्हेंस करेगा, कॉम्पिटेटिवनेस को इंश्योर करेगा फॉर एक्सपोर्ट्स। Ways under it includes the export quality and compliance support, assistance provide करेगा for international branding, export warehousing and logistics etc. Implementing agency कौन सी है? Directorate General of Foreign Trade, ये implementing agency है इस मिशन के लिए। डेटा बैंक देख लेते हैं। 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में टोटल 21% कॉन्ट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट सेक्टर टू ओवरऑल जीडीपी। ओवर 45 मिलियन पीपल आर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में। अराउंड 45% ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट का जो 45% अकेला एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है टू दी टोटल एक्सपोर्ट। एंड इंडिया शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज अराउंड 2.5%। ग्लोबल एक्सपोर्ट में इंडिया का शेयर है अराउंड 2.5%। सो व्हाट इज द नीड? क्या है? व्हाट इज द नीड फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन? फर्स्ट है फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम, जैसे कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। तो इन सबको इंटीग्रेट करके मॉडर्नाइज किया है इस मिशन के अंडर। नेक्स्ट, देर आर सम लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस, जैसे इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांजिट डिले, देर इज अ शार्प राइज इन फ्रेट कॉस्ट एंड शिपिंग डिसरप्शन, जिसकी वजह से लॉजिस्टिकल चैलेंजेस क्रिएट होते हैं जो एक्सपोर्ट सेक्टर को इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है मार्केट एक्सेस चैलेंज। अब लिमिटेड विजिबिलिटी है और बायर्स के कनेक्शन इतने नहीं है, नई मार्केट्स को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, तो देर आर सम एक्सेस चैलेंजेस। नेक्स्ट है रेगुलेटरी चैलेंजेस। रेगुलर डॉक्यूमेंट्स सच एज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, क्वालिटी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, पैकिंग लिस्ट अमंग अदर। सो दीज आर द की इश्यूज जो रिलेटेड है रेगुलेटरी मैकेनिज्म से। कमिंग टू इंटरनेशनल कंस्ट्रेंट्स, फर्स्ट है कंपटीशन। इंडियन प्रोडक्ट्स जो कम कॉम्पिटेटिव है इसका एज कम्पेयर टू दी चाइनीज प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ लो इनोवेशन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। नेक्स्ट है ट्रेड बैरियर्स एंड टेरिफ्स। इंक्रीजिंग ग्लोबल प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज, रिसेंटली जो यूएस ने इम्पोज कर दिए थे 50% टेरिफ ऑन इंडियन गुड्स, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ा और एक्सपोर्ट डिक्रीज हुए। और सैंक्शन लगाया था यूएस ने, और यूएस इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। देर आर अदर कंस्ट्रेंट्स लाइक क्वालिटी से रिलेटेड, सप्लाई चेन डिसरप्शन एक्सेट्रा।
व्हाट आर दी अदर इनिशिएटिव्स? गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है इसके अलावा जो स्ट्रेंथन करते हैं इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर को? फर्स्ट है फॉरेन ट्रेड एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, जिसके अंडर है न्यू ट्रेड पॉलिसी जो 2023 में आई थी, जो फोकस करती है ऑन एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इमर्जिंग सेक्टर्स लाइक ई कॉमर्स एंड हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेवीज एंड टैक्सेस स्कीम, जो प्रोवाइड करती है टैक्स और ड्यूटी रीइंबर्समेंट जिस टू एक्सपोर्टर, जिससे एक्सपोर्ट सेक्टर इन्हांस कर प्रमोट इन एक्सपोर्ट सेक्टर ग्रोथ कर सके। नेक्स्ट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स के अंडर one is compliance and decriminalization reforms. Over 42,000 compliances reduced and 3,800 provisions decriminalized to simplify the business process. What are the other initiatives under ease of doing business and digital initiative? First, single window system, जहाँ पे एक विंडो में सारा क्लियरेंस होगा, पेपर वर्क कम होगा, डिजिटली होगा। इसके अलावा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एंड पीएम गति शक्ति टू इंश्योर द इंफ्रास्ट्रक्चरल एडिक्वेसी। नेक्स्ट इज ई कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रेड एंड देयर इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स, जो इस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेगा। अब और क्या किया जा सकता है? फर्स्ट इज फाइनलाइजिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। सो देर आर सेवरल अपकमिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो नेगोशिएट किए जा सकते हैं फॉर द बेटर इम्प्रूवमेंट और बेटर एक्सेस टू द न्यू मार्केट्स। जैसे यूरोप या सेंट्रल एशिया की मार्केट में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फाइनलाइजेशन हो, नेगोशिएशन हो जाए, तो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है इंडिया के लिए भी और पार्टनर कंट्री के लिए भी। नेक्स्ट इज हार्नेस डिमांड फॉर हाई वैल्यू टेक्निकल सर्विसेज, किस जैसे जो हो सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज से, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से, मेंटेनेंस या रिपेयर से रिलेटेड। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग दी एमएसएमई एक्सपोर्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एक्सपोर्ट्स। इन MSME पार्टिसिपेशन ये शो करता है दैट इट शोज दैट इट शुड बी ट्रेन्ड ऑन द इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट लाइक प्रोसीजर्स के बारे में क्लैरिटी, डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन इनोवेशन एंड वैल्यू एडिशन, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा जिसको बोलते हैं, इट हैज लॉन्च्ड भारती स्कीम, जो भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट, जो प्रमोट करता है इनोवेशन और नई एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है अमंग द यंग एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट इज अनलॉक ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, क्रिएट सेपरेट कस्टम सुपरविजन कोड्स फॉर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, जो मेनली ई कॉमर्स से डील करेगा, एंड क्रिएट नेशनल ट्रेड नेटवर्क, ये प्रपोज करता है एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म जो सेंट्रलाइज्ड कर देगा सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसेस को किसी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर। इट विल बी बेनिफिशियल, जिससे ट्रांजेक्शन कॉस्ट मिनिमाइज हो सकेगी और ये इससे एड्रेस की जा सकती है इंफॉर्मेशनल एसिमेट्री भी। इसके अलावा है एक स्कीम है जो इस मिशन के अंडर स्कीम लॉन्च की गई है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लिक्विडिटी को इंक्रीज करना, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन को सपोर्ट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करना। टोटल क्रेडिट सपोर्ट क्या है? अप टू एडिशनल 20,000 करोड़ जो प्रोजेक्ट आउटले है, मिशन आउटले है, उसके अलावा कोलेट्रल फ्री, important is collateral free additional 20,000 crore amount with 100% guarantee coverage by National Credit Guarantee Trustee Company Limited। बेनिफिशरीज क्या होंगे? दोनों MSME और नॉन MSME एक्सपोर्टर्स दोनों बेनिफिशरी होंगे। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज थ्रू NCGTC, ये ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। Oversight body, a management committee formed under the chairmanship of Secretary of DFS, Department of Financial Services, तो ये ओवरसाइट करेगी। नाउ टू कंक्लूड कि अगर की एड्रेसेस चैलेंज किए जाएं, जैसे लॉजिस्टिक गैप हो गया, क्वालिटी स्टैंडर्ड या मार्केट एक्सेस, तो इट कैन ड्राइव द सस्टेन्ड एंड डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट ग्रोथ। So next topic is manufacturing in India. Recently, Niti Ayog's Frontier Technology Hub
in collaboration with Confederation of Indian Industry, in collaboration with CII and Deloitte, unveiled 10-year roadmap titling the Reimagining Manufacturing, India's Roadmap to Global Leadership in Advanced Manufacturing. ये रोडमैप दिया है नीति आयोग with collaboration of 2 different agencies. Highlights अगर देख लें, कोर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इनेबलर्स कौन हो गए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एडवांस्ड मटेरियल्स, डिजिटल ट्विन्स, वर्चुअल एंड डेटा ड्रिवन रेप्लिकास ऑफ फिजिकल सिस्टम एंड रोबोटिक्स. सो मेनली AI, ML, एडवांस मटेरियल, डिजिटल ट्विन एंड रोबोटिक्स पे फोकस करता है. की इनेबलर्स ये एलिमेंट्स हैं. अगर की फीचर्स देखें रोड मैप के तो इट इज सेक्टर फोकस्ड अप्रोच, जिसने आइडेंटिफाई किए हैं 13 प्रायोरिटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहां पे फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज कैन जनरेट द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट, रेंजिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर एंड फार्मास्यूटिकल्स टू ग्रीन एनर्जी. मेजरली हर एक सेक्टर को कवर किया गया है. फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, AIML फॉर प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन. जो डिजिटल ट्विन को कैसे यूज़ किया जा सकता है? टू सिमुलेट द रियल टाइम फैक्ट्री इन्वायरमेंट. एडवांस मटेरियल से इन्हांस होंगे प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी. एंड रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंप्रूव करेगा प्रिसिशन, प्रोडक्टिविटी एंड सेफ्टी. अब सिग्निफिकेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग का? बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. अब मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करता है लेबर फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर टू हाई प्रोडक्टिविटी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, which the service sector could not achieve desirable scale. तो ये लेबर को शिफ्ट करता है फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट. द सेक्टर हैज हाईएस्ट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस कंपेयर टू एनी अदर सेक्टर. ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हर एक जॉब से मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों फॉर्म में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है. कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन या जो शिफ्ट हुआ है वो इतना ज़्यादा है कि देयर इज ह्यूज पॉपुलेशन विच इज़ रिलाइंग ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी. अ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस एनहांस करता है सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे कि डिफेंस हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए या फिर एनर्जी इक्विपमेंट्स हो गए. नेक्स्ट इज इनोवेशन स्पिल ओवर्स. मैन्युफैक्चरिंग फोस्टर करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पिल ओवर्स, सप्लाई डेवलपमेंट, स्किलिंग एंड इकोसिस्टम वाइड प्रोडक्टिविटी गेन्स. नेक्स्ट इज रीजनल बैलेंस. ये डिसेंट्रलाइज करता है ग्रोथ बाय क्रिएटिंग जॉब्स इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज, रूरल हिंटरलैंड्स, जो रिड्यूस करता है डिस्ट्रेस ऑफ माइग्रेशन टू मेट्रो सिटीज. फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो फोकस करता है ऑन रूरल एरियाज, नॉर्थ ईस्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फॉर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. स्टेटस देख लें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इन इंडिया में. 17% GDP का आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, 17% कंट्रीब्यूट करता है. ग्लोबल स्टैंडिंग देखें तो इंडिया का शेयर है विच इज़ अराउंड 3%. नेक्स्ट इज 11.4% ऑफ वर्कफोर्स एज पर नीति आयोग रिपोर्ट 2023-24 तक. 11.4% ऑफ द पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. FDI अगर देखें तो आउट ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स, मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इट इज 23.5%. सो 1/4 जो आ रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रहा है FDI की अगर बात करें तो. सोशल परफॉर्मेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा एंड ऑटोमोबाइल्स. इलेक्ट्रॉनिक में India is now the world's second largest mobile manufacturer with dependence on import for mobile phone reduced to 0.02% in 2024-5. तो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर हो गया जिसने इंपोर्ट को बहुत रिड्यूस कर दिया है. फार्मा में इंडिया थर्ड है इन वर्ल्ड बाय वॉल्यूम एंड 14th इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. ऑटोमोबाइल में इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर. सो व्हाट आर द चैलेंजेस जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फेस करता है? फर्स्ट है फंडिंग गैप बाय द गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज टू सपोर्ट द पायलट टू स्केल ट्रांजिशन. सो फंडिंग गैप है, फंडिंग अवेलेबल नहीं है. नेक्स्ट इज लो इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया R&D में स्पेंड करता है ओनली 0.64% ऑफ इट्स GDP, विच इज़ फार बिलो देन कंट्रीज लाइक चाइना जो स्पेंड करता है अराउंड 2 to 5% ऑफ इट्स GDP.
नेक्स्ट है डिसइंसेंटिव्स टू scale. A strict regulation incentive for MSME to remain small and to avoid the regulation and taxes, reduce the employability and scalability. So, approx 35.5% of manufacturing output is accounted by MSME sector. नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विस इम्बैलेंस. इंडिया ने एक्सपीरियंस किया है एक सर्विस लेड ग्रोथ bypassing the manufacturing led sectoral transformation as seen is in East Asia. So generally इकोनॉमीज में तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. प्राइमरी सेक्टर में हम एग्रीकल्चर सेक्टर देखते हैं, सेकेंडरी में हम मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं और टर्शरी सेक्टर में होता है सर्विस सेक्टर. जब इकोनॉमीज मूव करती हैं फ्रॉम अंडर डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज, तो एक ट्रांजिशन आता है जो जहाँ पे इकोनॉमीज पहले मूव करती हैं एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस में. इंडिया इज़ द कंट्री जिसने डायरेक्टली मूव किया है एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में. सो इसी इम्बैलेंस की बात हो रही है जिसकी वजह से इट हैज़ रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट एज सर्विस आर हाईली प्रोडक्टिविटी बट high productivity but low employment sectors. Next is low labor productivity. According to International Labour Organization, GDP per working hour in India is $8, जो इसको 133rd पोजीशन में प्लेस करता है ग्लोबली. एंड लो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. टॉप 5 स्टेट्स जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रोस वैल्यू एडेड में, दे अकाउंट फॉर नियरली 54%. रिमेनिंग दे आर लिविंग विथ 46%. अब इनिशिएटिव्स देख लेते हैं जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की, गवर्नमेंट के हैं टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. फर्स्ट वेरी प्रोमिनेंट मेक इन इंडिया स्कीम 2014 में आई थी, जो जिसने टारगेट किया था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल कंट्रीब्यूट टू 25% ऑफ जीडीपी बाय 2025, जो 100 मिलियन जॉब क्रिएट करेगा और जिससे ग्रोथ रेट बढ़ेगी इंडियन इंडस्ट्रीज की फ्रॉम 12 to 14% पर ईयर. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो 2020 में आई थी, जिसने 14 की इंडिकेटर्स बताए थे, सेक्टर्स बताए थे टू स्ट्रेंथन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेस्ड ऑन द इंक्रीमेंटल स्केल. नेक्स्ट इज नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 में आई थी, जो फोकस करती है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए ऑन एन एवरेज ऑफ 8% ऑफ जीडीपी बाय 2030. अब इंडिया ने रिसेंटली हैव ड्रॉप्ड टू 7.97% ऑफ जीडीपी, नियर द टारगेट. नेक्स्ट इज मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट किसमें, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में. नेक्स्ट इज पीएम गति शक्ति जो टारगेट करता है टू अचीव आत्मनिर्भर भारत और 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना थ्रू मल्टी मॉडल्स एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम जो एम करता है टू डेवलप द कॉम्पिटिटिव ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड नोड्स across all approved industrial corridors with 32 projects. So that was all about it. Next topic is World Inequality Report. न्यूज़ में क्यों थी, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने रिलीज़ की है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026. अब की हाईलाइट्स क्या है, ग्लोबली अगर बात करें तो ग्लोबल वेल्थ शेयर टॉप 10% ऑफ पॉपुलेशन ओन्स 75% ऑफ ग्लोबल वेल्थ और बॉटम 10 है दे होल्ड ओनली फॉर 2%. नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है इनकम डिवाइड का. ग्लोबली टॉप 10% ऑफ इनकम अर्नर्स अर्न मोर देन द रिमेनिंग 90% कंबाइंड, कि जो 10% लोग हैं और दूसरी तरफ है 90% लोग, तो 10% लोग इतना ज़्यादा अर्न करते हैं जितना 90% कलेक्टिवली मिलके भी अर्न नहीं कर पा रहे हैं. पुअरेस्ट हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन रिसीव, जो पुअरेस्ट सेक्शन है दे रिसीव लेस देन 10% ऑफ ग्लोबल अर्निंग. नेक्स्ट क्लाइमेट इनइक्वालिटी जो पॉपुलर है विद द टर्म ऑफ कार्बन डिवाइड. फर्स्ट इज स्टार्क डिस्पैरिटी. क्या है, पुअरेस्ट हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, पुअरेस्ट लेस मतलब जो लोअर 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, दे अकाउंट फॉर मेयर 3% ऑफ प्राइवेट कैपिटल रिलेटेड कार्बन एमिशन, वाइल जो टॉप 10% है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रॉक्सीमेटली 77% ऑफ द एमिशन. नेक्स्ट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क. क्लियर क्लाइमेट इनजस्टिस एग्जिस्ट वेयर दोज हु एमिट द लिस्ट, मतलब जो सबसे कम एमिट करें दे आर दी मोस्ट अफेक्टेड
and most vulnerable and exposed to climate shock. Next is systemic global financial inequality, the exorbitant privilege. The global financial system reinforces the inequality by allowing rich economies to borrow cheaply and receive higher returns on foreign इन्वेस्टमेंट और जनरली यही हो रहा है रिच इकोनॉमीज जो बोरो कर रही है दे आर परचेजिंग एट वेरी लो कॉस्ट और उससे एंड रिसीव द हायर रिटर्न उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स पे. Next is wealth transfer. The system results in a net income transfer of approximately 1% of global GDP flowing annually from poorer to richer nation. Underdeveloped country, poorer countries, approximately 1% of global GDP जो उनसे मूव कर रही हैं rich nations की तरफ. An amount nearly 3 times to global development aid. अगर इंडिया की बात करें तो टॉप 10% ऑफ अर्नर्स दे कैप्चर 58% ऑफ नेशनल इनकम और जो बॉटम 50 है दे ओनली रिसीव 15% ऑफ नेशनल इनकम. नेक्स्ट कंपोनेंट है एक्सट्रीम वेल्थ इनइक्वालिटी का. जो रिचेस्ट 10% है दे होल्ड 65% ऑफ टोटल नेशनल वेल्थ और टॉप 1% अलोन जो होल्ड करते हैं 40% ऑफ टोटल नेशनल वेल्थ. तो मतलब जो रिचेस्ट 10% है वो 65% हो रहा है, जो 1% है वो 40% तक लेके बैठे हैं, तो बाकी के बचे हुए 9 इनके बीच में है. तो मेजोरिटी ऑफ द वेल्थ कहाँ जा रही है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ वेल्थ कहाँ जा रहा है, टॉप 1% के साथ के पास. इससे पहले मेजरमेंट ऑफ इनक्वालिटी क्या है, दो अलग अलग बेसिस पे यहाँ पे बताया गया. एक है गिनी इंडेक्स और है कुजनेट रेशो. गिनी इंडेक्स रेंज करता है 0 to 100 जो मेजर करता है एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड एक इकोनॉमी के अंदर, जो डिविएट करता है फ्रॉम अ परफेक्टली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. इसको कॉमनली हम या गिनी को एफिशिएंट भी बोलते हैं और लॉरेंस कर्व के थ्रू भी डिनोट किया जाता है. गिनी कोएफिशिएंट 0 बताता है परफेक्ट इक्वालिटी और 100 बताता है परफेक्ट इनइक्वालिटी. दूसरा मेजर जो रेशियो है जो मेजर करता है शेयर ऑफ इनकम गोइंग टू द टॉप क्वांटाइल्स डिवाइडेड बाय इनकम गोइंग टू द बॉटम सेक्शन. जितनी ज़्यादा रेशियो होगी मतलब उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है. तो ये दो मेजर्स बताए गए हैं टू फॉर इनइक्वालिटी. Next is what are the consequences of high inequality? First, economic inefficiency and stagnation. Because inefficiency मतलब majority of the resources तो कहाँ जा रहे हैं, स्ट्रॉन्गर सेक्शन या रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास, उस पॉपुलेशन के पास. स्टैग्नेशन, उसके अलावा अगर सारे रिसोर्स कंस्ट्रेंट हो गए, रिस्ट्रिक्ट हो गए एक एरिया की तरफ, तो ग्रोथ का तो कोई स्कोप ही नहीं है, जिसकी वजह से स्टैग्नेशन वाली सिचुएशन आ जाती है. नेक्स्ट इज इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी ट्रैप. अब अनइक्वल आउटकम, अगर आउटकम अनइक्वल है तो इनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को लीड करेगा. विद पेरेंटल इनकम एंड एजुकेशन स्ट्रांगली प्रिडिक्टिंग द चाइल्ड लाइफ प्रोस्पेक्ट देयर बाय रिड्यूसिंग द सोशल मोबिलिटी. तो इट इज़ अ जनरल टेंडेंसी कि अगर पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, पेरेंट्स का एजुकेशनल बैकग्राउंड प्रिडिक्ट करता है चाइल्ड का लाइफ प्रोस्पेक्ट. तो ये भी शो करता है इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी गैप. नेक्स्ट इज अंडरमाइंड क्लाइमेट एक्शन. Excessive consumption and carbon emission by very rich, it drives the climate change जो हार्म करता है ग्लोबल इकोनॉमी को एंड डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्ट करता है पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को. इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी एंड डेट. लो इनकम एंड इनफॉर्मल सेक्टर हाउस होल्ड जो सबसे ज़्यादा रिस्क फेस करते हैं फॉर इकोनॉमिक शॉक, दे आर मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन. एंड इंक्रीज डेट जो ब्रॉडर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड-19 के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन हुए थे, स्ट्रीट वेंडर्स और माइग्रेंट वर्कर्स. नेक्स्ट इज इरोजन ऑफ ट्रस्ट एंड डेमोक्रेसी. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इट ट्रांसलेट इनटू द पॉलिटिकल इनइक्वालिटी और फर्दर ये एक साइकिल क्रिएट करता है जहाँ पे रूल्स आर शेप्ड टू फेवर द रिच और जिससे और ज़्यादा वल्नरेबल बन जाते हैं पूरर सेक्शन, डीपनिंग द इकोनॉमिक डिवाइड एंड सोशल पोलराइजेशन. What are the policies? Policy imperatives and steps to be taken. First is explore universal basic income as a solution in India. So grounded in principles of universality and unconditionality, ये
ऑब्जेक्टिव सेट करता है टू रिकॉग्नाइज एवरी सिटीजन एज अ राइट होल्डर टू अ मिनिमम बेसिक इनकम। अब ये डिज़ाइन किया गया है डायरेक्टली टारगेट द इनइक्वालिटी बाय प्लेसिंग द परचेजिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ पुअरेस्ट। नेक्स्ट इज फिजिकल एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, एंड दूसरा है ग्लोबल मिनिमम वेल्थ टैक्स। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब टैक्स लग रहा है अकॉर्डिंग टू द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, और मिनिमम वेल्थ टैक्स coordinating a global minimum effective tax standard for ultra high और net worth individual, उनके लिए एक मिनिमम टैक्स जिसको बोला गया है वेल्थ टैक्स। नेक्स्ट इज जेंडर पैरिटी पॉलिसीज वैल्यूइंग द अनपेड वर्क। ऐसे पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना जो रिकग्नाइज करे अनपेड केयर या वर्क को बाय ऑफरिंग दी, अगर कोई चाइल्ड केयर भी कर रहा है या पेरेंटल लीव इंश्योर करने के लिए या फिर हाउस होल्ड चॉर्स भी कर रहा है तो उसके लिए भी उसको भी रिकग्नाइज करना चाहिए। नेक्स्ट इज लेबर मार्केट फेयरनेस, ensuring that strict enforcement of equal pay law and strengthening the protections against the workplace discrimination, कि अगर मेल एंड फीमेल दोनों काम कर रहे हैं एट द सेम पोजीशन वर्क शुड बी इक्वल अमंग देम। नेक्स्ट इज क्लाइमेट पॉलिसी एंड ओनरशिप रिफॉर्म्स, इक्विटेबल क्लाइमेट टैक्स such as introduction of progressive carbon tax on the wealth which is calculated based on the carbon content of the owned asset, कि जिसके पास जितनी assets है उससे जितना कार्बन कंटेंट जनरेट हुआ है उसके हिसाब से टैक्स लगना। नेक्स्ट इज टारगेटेड रेगुलेशन सच एज इनकॉर्पोरेशन ऑफ टैक्स एंड रेगुलेशन ऑन द हाई कार्बन इन्वेस्टमेंट विद इन द क्लाइमेट पॉलिसी फ्रेमवर्क। इसके अलावा कुछ नाउ अगर कंक्लूजन में देखें तो कई स्कीम्स प्रोमिनेंट स्कीम्स के बारे में बताया गया है जो सपोर्ट करती हैं, जैसे पीएम जन धन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये सारी कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड्स। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने जो 4 नए लेबर कोड आए थे दे ब्रॉट इन टू फोर्स ऑलमोस्ट 5 years आफ्टर बीइंग क्लियर्ड इन दी पार्लियामेंट। 5 साल पहले आए थे, अब उनका इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है। न्यूज़ में क्यों थे तीस कोड्स? क्या थे सारे, जैसे बहुत सारे एक्ट से, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड अदर प्रोविजन मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, ग्रेजुएटी के लिए अलग। तो इन सारों को इंटीग्रेट करके 4 कोड बना दिए गए हैं। फर्स्ट कोड है कोड ऑन वेजेस, दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, अगला है कोड्स ऑन सोशल सिक्योरिटी और अगला है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। इसमें जो 29 एग्जिस्टिंग सेंट्रल लेबर लॉज थे उन सबको इंटीग्रेट कंसोलिडेट कर दिया है इन 4 लेबर कोड्स में। अब इंडिया का लेबर लॉ फ्रेमवर्क क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लेबर कंकरेंट लिस्ट में आता है अंडर शेड्यूल 7, जिसके अंदर स्टेट और सेंटर दोनों के पास पावर है उस पर लेजिस्लेट करने की। प्रियम्बल में बात की गई है, इट हैज़ एम्फेसिस ऑन सोशल जस्टिस, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस विच बिकम्स द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर लेबर वेलफेयर एंड लेबर लेजिस्लेशन। प्रियम्बल के अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी लेबर से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। फर्स्ट है आर्टिकल 39 जो इंश्योर करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। आर्टिकल 41 ये कहता है 41 बात करता है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस in case of unemployment, old age, sickness and disablement। और इसके अलावा आर्टिकल 42 इंश्योर करता है फेयर एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस एंड मेटर्निटी रिलीफ। आर्टिकल 43 बात करता है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करेगा ऑल वर्कर्स अ लिविंग वेज, कंडीशंस ऑफ वर्क, इंश्योरिंग द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। और उसी आर्टिकल 43 का क्लोज ए कहता है कि वर्कर्स के पास राइट है टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करने की बात की गई है फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 16 बात करता है राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। आर्टिकल 19 क्लोज 1 का सी सेक्शन सी सब क्लोज कहता है कि इंडिविजुअल हैज़ द राइट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट टू फॉर्म द एसोसिएशन और यूनियन। इसके लिए भी इसका भी फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को रोकने की बात करता है। और आर्टिकल 24 ये कहता है कि चिल्ड्रन हु आर बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता हजार्डस
इंडस्ट्रीज़ में। तो फंडामेंटल राइट में भी बताया गया है, डीपीएसपीज में भी बताया गया है, प्रियम्बल में भी इसका इंक्लूजन है। Overall labor force participation rate for 2024 was 59.6% with 90% of the workers जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। अब 2023-24 में 64.33 करोड़ लोग थे जो एम्प्लॉयड थे इन इंडिया विथ 41.7% फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, अपेक्स जो बॉडी है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो सेफगार्ड करता है इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। उसके बाद आते हैं लेबर ब्यूरो जो पब्लिश करता है इंफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्लोजर, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ एक्सेट्रा उनसे रिलेटेड प्रोविजंस की। फिर है चीफ लेबर कमीशन जो प्रिवेंट और सेटल करता है डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इंडस्ट्री, इन्फोर्स करता है लेबर लॉज को और प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ वर्कर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद स्कीम है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948। ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज़ को अगेंस्ट सिकनेस, मेटर्निटी, डिसेबलमेंट, डेथ बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एनी वर्क और इंजरी बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा इट कवर्स एम्प्लॉयज़ इन नॉन सीजनल यूनिट्स अर्निंग अप टू 21,000 रुपीज़ पर मंथ। ये नॉन सीजनल यूनिट्स में भी जो काम करें एंड वो आर अर्निंग अप टू 21,000 तो वो भी कवर होते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अंडर। इसके अलावा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ अंडर ईपीएफओ एक्ट 1952 ये मैनेज करता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952। ये एक रिटायरमेंट स्कीम है जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं फिक्स परसेंटेज ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। मतलब फिक्स्ड बेसिक सैलरी जितने होते हैं उसका 8% या फिर मिनिमम अमाउंट जो है वो है 1800 कि इन दोनों में से जो लोवेस्ट होगा उतना कंट्रीब्यूट करेगा। इट इज़ कंपल्सरी फॉर एम्प्लॉयर कि उतना अमाउंट वो डिपॉजिट करे एम्प्लॉयर के बैंक अकाउंट, एम्प्लॉय के अकाउंट में। अब देख लेते हैं व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर लेबर रिफॉर्म। फर्स्ट देयर वाज अ नीड फॉर सिंप्लीफाइंग द कंप्लायंस। जैसे सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने हाईलाइट किया था कि देयर आर मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेबर लॉज एडवोकेटेड फॉर कंसोलिडेशन इनटू 4 और 5 कॉम्प्रिहेंसिव की मल्टीप्लिसिटी हो रही है। जैसे कि अगर हम एक्ट देखें जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, इन सब में बहुत सारी चीज़ें जो रिपीट हो रही हैं। जैसे ये अलग बेसिक पे की बात करता है, ये भी बेसिक पे की बात करता है। कोई एक्ट ऐसा है जो बेसिक पे में एचआरए को इंक्लूड कर रहा है, कोई है जो एचआरए को इंक्लूड नहीं कर रहा है। अब जैसे बेसिक पे प्रोमिनेंट हो जाता है जहाँ अगर हम बात करें पीएफ के केस में तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट जो है वो पीएफ देने की बात करता है। वो कहता है कि बेसिक का जितना 8% होगा, अगर किसी की बेसिक में एचआर इंक्लूड हो रहा है तो अलग इम्पैक्ट होगा, अगर किसी वाले में इंक्लूड नहीं हो रहा है तो इट विल हैव दी अनदर इम्पैक्ट। तो इसी मल्टीप्लिसिटी को कम करने के लिए ज़रूरत थी लॉज को सिंप्लीफाई करके मिनिमम से मिनिमम कॉम्प्रिहेंसिव लेबर कोड्स बनाने की। नेक्स्ट इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्किक लॉज। बहुत सारे लॉ ऐसे हैं जो कॉलोनियल या उससे भी अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड के हैं जो प्रेजेंट नीड को एड्रेस नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 ये कहता है कि हाउ एंड वेज ये बताता है कि वेजेस कैसे और कब दिए जाएंगे, बट ये अप्लाई होता है सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ के हु आर अर्निंग टू ए वेज लिमिट। जो लिमिट क्या है 24,000 रुपीज़ पर मंथ। तो इसके अलावा जो हो गए वो इस स्कीम के अंडर कवर नहीं हो रहे। तो नई चीज़ों को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, नए प्रोविजंस को। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल कवरेज गैप। अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं दे लैक एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। तो वो तो कवर ही नहीं होते। इसी हमने देखा कि मेजोरिटी कितनी पॉपुलेशन है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही है। नेक्स्ट इज promoting economic objective. The new codes aim to boost the investment, growth and jobs by simplifying the compliance and improving the ease of doing business. Next is there is a need to address new work forms. जैसे कैटेगरीज बन गई जैसे गिग इकोनॉमीज, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। तो नई नई चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। जैसे नीति आयोग
की रिपोर्ट 2020-21 के हिसाब से देर आर 7.7 मिलियन वर्कर्स जो गिग इकोनॉमी में इन्वॉल्व हैं. दे आर इट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग 1.5% ऑफ टोटल वर्कफोर्स इन इंडिया. तो ये किसी भी एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है. हम यहाँ पे बताया गया है कि गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर होता क्या है. गिग वर्कर क्या है? अ पर्सन हु वर्क्स आउटसाइड अ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, कि जहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई फिक्स टर्म एंड कंडीशंस नहीं है, तो उस वर्क अगर उस सिनेरियो में कोई काम कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं गिग वर्कर. व्हाट आर प्लेटफॉर्म वर्कर्स? जो ऑनलाइन ऐप या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, जैसे ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी या इन सब पे जो काम कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म वर्क, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं. नेक्स्ट इज एग्रीगेटर. क्या है? एग्रीगेटर इज अ डिजिटल इंटरमीडियरी जो कनेक्ट करती है बायर्स एंड सेलर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट इज फिक्स टर्म एम्प्लॉई. इट रेफर्स टू द वर्कर्स जो एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए काम करें बेस्ड ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट जो डायरेक्टली साइन हुआ है बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयमेंट लैप्सेस. अब एम्प्लॉयमेंट उसके बाद खत्म हो जाए जब उसके टर्म या कंडीशन या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो उसके बाद एम्प्लॉयमेंट नोट कॉन्ट्रैक्ट लैप्स कर जाता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता. नो नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर रिट्रेंचमेंट अपॉन द कंप्लीशन ऑफ टर्म. नेक्स्ट इज ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर. ले ऑफ क्या है? ले ऑफ तब होता है जब एक एम्प्लॉयर टेम्परेरली कि एम्प्लॉयज़ को काम नहीं दे सकता फॉर रीज़न कोई भी हो सकता है, सच एज अगर रॉ मटेरियल की, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है, रॉ मटेरियल नहीं है, तो उस टाइम पे वर्कर्स के लिए के पास काम नहीं, नेचुरल क्लैमिटी हो गया, तो ऐसा सिनेरियो जहाँ पे एम्प्लॉयर टेम्परेरली काम बंद कर देता है क्योंकि या वर्कर्स को काम प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा बिकॉज ऑफ सम रीजन, पर ये टेम्परेरी पीरियड के लिए होगा. अब रिट्रेंचमेंट क्या होगा? इट रेफर्स टू द टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ वर्कर फॉर एनी रीजन अदर देन डिसिप्लिनरी एक्शन. अगर किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन के अलावा किसी भी और रीजन की वजह से वर्कर को टर्मिनेट किया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिट्रेंचमेंट. क्लोजर क्या है? जब जहाँ पे एक एम्प्लॉयर परमानेंटली शट डाउन कर देता है अपनी इस्टेब्लिशमेंट को, तो उसको हम बोलते हैं क्लोजर. हु इज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर? Contract labor is when a worker is engaged in an establishment through a contract or intermediary rather than directly employee नहीं हुआ है, वो किसी न किसी कॉन्ट्रैक्टर या किसी किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर काम कर रहा है जो पर पेरोल पे है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर. व्हाट इज फ्लोर वेज? एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बेंचमार्क है जो इंश्योर करता है मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल अक्रॉस द कंट्री, जिसके नीचे कोई भी स्टेट परमिटेड नहीं है वेज देने के लिए. तो एक सेंट्रल बेंचमार्क है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेट किया है कि उससे बिलो वेजेस नहीं हो सकते. अब जो चारों कोड्स हैं उनकी कुछ डिटेल्स दी हुई हैं. फर्स्ट है कोड ऑन वेजेस 2019, जिसने इट हैज़ कंसोलिडेटेड 4 लॉज, 4 लॉ को कंसोलिडेट किया है रिलेटेड टू वेजेस एंड रेम्यूनरेशन. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्कर्स के राइट को स्ट्रेंथन करना, प्रमोट करना सिंप्लिसिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन दी वेज रिलेटेड कंप्लायंस फॉर एम्प्लॉयर्स. की प्रोविजन है, फर्स्ट है यूनिवर्सल मिनिमम वेज. अब इसने इस्टेब्लिश की है एक स्टैट्यूटरी राइट टू मिनिमम वेज फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़ अक्रॉस बोथ ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कि एक मिनिमम वेज होगा सारे वर्कर्स के लिए, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा हो. अब क्राइटेरिया क्या है वेज वो फिक्स करने का? मिनिमम स्किल, जोग्राफिक एरिया, जॉब कंडीशन लाइक टेम्परेचर, अगर कोई हजार्डस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है तो उसके हिसाब से भी वेज फिक्स किया जाएगा. नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोर वेज. फ्लोर वेज शेल बी सेट by the government based on the minimum living standards with scope for regional variation. ये region to region vary कर सकता है. No state can fix the minimum wages below this level, ensuring uniformity and adequacy nationwide. तो हर फ्लोर वेज गवर्नमेंट सेट करेगी, उसके नीचे उस फ्लोर वेज के नीचे किसी भी गवर्नमेंट के पास राइट नहीं है उससे नीचे वेजेस प्रोवाइड करने के एम्प्लॉयज़ को. नेक्स्ट जो प्रोविजन है वो है कंपनसेशन का. कंपनसेशन के लिए बात करता है कि टाइमली पेमेंट होना चाहिए और ओवर टाइम कंपनसेशन होना चाहिए जो एटलीस्ट 2 टाइम्स होगा नॉर्मल रेट का. नॉर्मल वेज रेट सा है, अगर कोई ओवर टाइम कर रहा है दैट शुड बी डबल ऑफ द नॉर्मल रेट. नेक्स्ट प्रोविजन है सिंप्लीफिकेशन का, जो की डेफिनेशन जैसे वेजेस, एम्प्लॉयज़, तो इन सबको सिंप्लीफाई कर दिया गया है और रिड्यूसिंग द कंप्लायंस कन्फ्यूजन.
इसके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स अगर देखें तो रीजनल डिस्पैरिटी को कम करेगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी एक फिक्स कर दिया फ्लोर वेज रेट, तो उससे कम नहीं दिया जा सकता, तो एक रीजनल डिस्पैरिटी कम होगी। नेक्स्ट इज जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर करेगा। इक्वल वेजेस की बात की फॉर मेन एंड वीमेन इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर, जो पहले प्रोविजन नहीं था। एंड एस्टैब्लिशेस द ट्रस्ट बेस्ड ऑन द इकोसिस्टम। डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस, जिसने रिप्लेस किया है इम्प्रिजनमेंट फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंसेस विद मॉनेटरी फाइन, की अगर फर्स्ट टाइम कोई ऑफेंस है तो उस पर सिर्फ मॉनेटरी फाइन्स होंगे। अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर्स है तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन है। कुछ कंसर्न्स हैं इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड और फेडरल राइट से रिलेटेड। इम्प्लीमेंटेशन में देखें तो द सक्सेस ऑफ प्रोविजन हिंजेस ऑन द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, स्पेशली इन इनफॉर्मल एंड रूरल सेक्टर्स, वहाँ पे अभी भी कंसर्न्स हैं। नेक्स्ट है फेडरल राइट्स मे बी इम्पैक्टेड एज द राइट टू डिसाइड मिनिमम वेज इन द स्टेट्स विल बी इम्पैक्टेड ड्यू टू नेशनल फ्लोर वेज की। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्लोर वेज रेट हाई सेट कर दिया तो state governments they has to comply with that national floor wage. So that was the code on wages 2019. next code जो है वो है industrial relations code 2020. इसमें 3 लॉ इनकॉर्पोरेट किए हैं रिलेटेड टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो इन तीनों को मर्ज करके एक नया कोड बनाया गया है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉज को सिंप्लीफाई करना। किन लॉज को? जो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड है, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं उनके इन्वेस्टिगेशन या सेटलमेंट से रिलेटेड है, तो उन सारे लॉज को सिंप्लीफाई करना ही इस कोड का ऑब्जेक्टिव है. की प्रोविजंस: ट्रेड यूनियंस नाउ रिक्वायर्स 51% membership to be recognized as the sole negotiating union, streamlining the negotiation process. And in case of more than one trade union, अगर एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियन है तो negotiating council will be formed with the representatives of union having 20% of the workers as members. तो अगर एक का केस है तो 51% मेंबरशिप, अगर एक से ज़्यादा यूनियन है तो एक काउंसिल इस्टेब्लिश की जाएगी जहाँ पे 20 से ज़्यादा वर्कर्स, 20% ऑफ द वर्कर्स उस काउंसिल के मेंबर्स होंगे. नेक्स्ट इज FTE, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट. Explicitly institutionalize the fixed term employment intended to reduce excessive contractualization and offers the cost efficiency to the employer. ना नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड वर्कर डेफिनेशन. वर्कर की डेफिनेशन को भी एक्सपेंड कर दिया है. क्या क्या कवर किया हो रहा है अभी इसमें? द सेल्स प्रमोशन स्टाफ, जर्नलिस्ट, सुपरवाइजरी एम्प्लॉई अर्निंग अप टू ₹18,000 पर मंथ, तो ये सारे भी वर्कर की डेफिनेशन में एज अ वर्कर कंसीडर किए जाएंगे, वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे. हायर थ्रेशहोल्ड फॉर ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर. कैसे? अप्रूवल लिमिट रेज्ड फ्रॉम 100 to 300 वर्कर्स. उससे पहले जो ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट या क्लोजर के जो प्रोविजन होते थे जहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स 100 कंसीडर होते थे, नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 300 एंड स्टेट के पास ये पावर है कि इस लिमिट को फर्दर वो इन्हेंस कर सकता है. उसके अलावा इंडस्ट्री की डेफिनेशन भी ब्रॉड कर दी है, जिसके अब इसके अंदर सारी सिस्टमिक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एक्टिविटीज इंक्लूड होती है रिगार्डलेस ऑफ देयर प्रॉफिट या फिर कैपिटल. अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दे रखी हैं. फर्स्ट मेरिट है इट विल बूस्ट दी स्किल. रीस्किल फंड इन विच एम्प्लॉयर्स पे 15 days वेजेस फॉर एवरी वर्कर रिट्रेंच्ड फॉर रिटेनिंग देम, कि ये एम्प्लॉयर पे करेगा 15 दिन का वेज टू उस वर्कर का जो हर एक को रिट्रेंच किया गया है. नेक्स्ट मेरिट इज सिंप्लीफाइड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड ग्रीवेंस हैंडलिंग. ये प्रोवाइड करता है फॉर इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी. हर एक इस्टेब्लिशमेंट में होगी जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, जिससे इफेक्टिवली डिस्प्यूट्स को रिजोल्व किया जा सके. वट आर द डीमेरिट्स? ए हायर थ्रेशहोल्ड फॉर रिमूवल. इसकी वजह से इट कैन लीड टू ए हायर एंड फायर पॉलिसी. परमानेंट टेम्पररीनेस कैन रिप्लेस द परमानेंट एम्प्लॉयमेंट विद द शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे हो सकता है इसका कॉन्सिक्वेंसेस कि कंपनीज फोकस करें काम करवाने का थ्रू कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर. परमानेंट ओपनिंग हो ही ना, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन ही अप्लाई ना करनी पड़े. नेक्स्ट इज वीकनिंग द कलेक्टिव बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स. 51% थ्रेशहोल्ड रिस्क, मार्जिनलाइजिंग द स्मॉलर यूनियंस एंड सेंट्रलाइजिंग बार्गेनिंग पावर. तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड था. नेक्स्ट कोड है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, जिसने 9 लॉ जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है उनको इनकॉर्पोरेट किया है इस एक
कोड के अंदर। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करना टू ऑल द वर्कर्स इंक्लूडिंग अनऑर्गेनाइज्ड, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। हमने लास्ट कोड्स ऑफ वेजेस में देखा था गिग क्या है और प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन है। नेक्स्ट इज इसकी की प्रोविजंस क्या है? गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड एग्रीगेटर्स लीगली डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इस कोड में फर्स्ट टाइम इनको डिफाइन किया गया है। एग्रीगेटर्स टू कंट्रीब्यूट 1 to 2% ऑफ एनुअल टर्नओवर टू द सोशल सिक्योरिटी फंड। नेक्स्ट इज ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का भी एक्ट को भी ब्रॉड कर दिया है। नाउ अब ये पैन इंडिया अप्लाई होगा, एलिमिनेटिंग द क्राइटेरिया ऑफ नोटिफाइड एरियाज। तो पैन इंडिया हर जगह एप्लीकेबल होगा ये। इस्टेब्लिशमेंट विद फ्यूअर देन 10 एम्प्लॉयज, ऐसे इस्टेब्लिशमेंट जहाँ से 10 या 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, तो उनके पास ये चॉइस है टू ऑप्ट इन और विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। बाकी सबके लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इज कवरेज वुड बी मैंडेटेड फॉर हजार्डस ऑक्यूपेशन एंड इट हैड एक्सटेंडेड टू द प्लांटेशन वर्कर्स एज वेल। यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ वेज। वेजेस नाउ इंक्लूड, अब वेजेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? बेसिक पे, DA DNS अलाउंसेस, RA रिटेनिंग अलाउंसेस, ये इंक्लूड होता है वेजेस की डेफिनेशन में। नाउ 50% ऑफ द टोटल रेम्यूनरेशन शेल बी एडेड बैक टू कम्यूट वेजेस इंश्योरिंग दैट कंसिस्टेंसी इन कैलकुलेटिंग द ग्रेचुइटी, पेंशन एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। तो वही हम जो पहले देख रहे थे कि वेरी करती है डेफिनेशन भी वेजेस की क्या है, कि अगर ग्रेचुइटी होगी तो पेंशन होगी तो वो डिसाइड होगा उनके बेसिक पे या बेसिक वेज के हिसाब से। अब कुछ में DA जैसे रिटेनिंग अलाउंसेस ऐड है, किसी में RH हाउस रेंट अलाउंसेस इंक्लूड होते हैं, तो डेफिनेशन इस वजह से वेरी करती है। नेक्स्ट इज ग्रेचुइटी फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉयज। फिक्स टर्म एम्प्लॉयज बिकम एलिजिबल फॉर ग्रेचुइटी आफ्टर 1 year ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। पहले ये था कि अगर कोई 5 साल तक कंटिन्यू किसी जगह पे काम किया किसी एम्प्लॉय ने, तो आफ्टर 5 years, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years, तब वो एलिजिबल होता था फॉर एम्प्लॉय। पर इसको इन्हांस करके कर दिया कि अगर किसी ने 1 साल के लिए भी काम किया है देन फिर भी वो एलिजिबल है फॉर ग्रेचुइटी बेनिफिट्स। अब इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। मेरिट्स क्या है? नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ये प्रोवाइड करता है, ये इंश्योर करता है फॉर क्रिएटिंग ए नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म विद रजिस्ट्रेशन एंड स्किल डिटेल्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, जिससे हमें एक्चुअल डेटा पता चलेगा कि कितने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, उनकी स्किल्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड सोशल सिक्योरिटी, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों को स्कीम के अंडर कवर कर लिया गया है। डिमेरिट्स क्या है? लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन व्हाट? ऑन फंडिंग मैकेनिज्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड। ये तो बोल दिया कि सोशल सिक्योरिटी फंड एस्टैब्लिश किया जाएगा, पर उसका फंडिंग मैकेनिज्म क्या है उसके लिए अभी भी क्लैरिटी नहीं है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी। द कवरेज ऑफ स्कीम रिमेन्स डिपेंडेंट ऑन द एस्टेब्लिशमेंट साइज थ्रेशहोल्ड। कि जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें, तो वो जो 10 या 10 से कम जहाँ पे एम्प्लॉयज़ है उसके लिए उस केस में ऑप्शन छोड़ता है ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट के पास कि वो वॉलंटरली इसको स्टार्ट कर सकती है। तो ये डिस्क्रिशन पे बात आ गई कंपनीज की। नेक्स्ट जो कोड है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2000 OSHWC, जिसने 13 सेंट्रल लॉज को इनकॉर्पोरेट किया है जो फोकस करता है ऑन इम्प्रूविंग वर्कप्लेस सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। अब ये बैलेंस करता है ट्विन ऑब्जेक्टिव को। ट्विन ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट, सेफ गार्डिंग द वर्कर्स राइट और इंश्योर करना सेफ वर्किंग कंडीशन जहाँ पे एम्प्लॉयज काम करते हैं। दूसरा है क्रिएटिंग अ बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अब इसके की प्रोविजंस क्या क्या है? फर्स्ट है यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन। थ्रेशहोल्ड ऑफ 10 एम्प्लॉयज इज सेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन। जहाँ पे भी 10 की लिमिट तक एम्प्लॉयज हैं, 10 से ज़्यादा वाले एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन टू हजार्डस वर्क। द गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड द कोड्स प्रोविजंस टू एनी एस्टैब्लिशमेंट इवन विद 1 एम्प्लॉय। और ये पावर किसके पास रखी है? गवर्नमेंट ने अपने पास रखी है कि इवन जहाँ पे अगर एक भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, ये थ्रेशहोल्ड की बात नहीं भी है, एक भी एम्प्लॉय काम कर रहा है इंगेज्ड इन जो हजार्डस ऑक्यूपेशन में है, तो गवर्नमेंट इसके प्रोविजन को एक्सटेंड कर सकती है उस एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी। अब इसने माइग्रेंट वर्कर की डेफिनेशन का स्कोप वाइडर कर दिया है। द डेफिनेशन ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर नाउ कवर्स द वर्कर्स एम्प्लॉयड डायरेक्टली थ्रू कॉन्ट्रैक्ट और माइग्रेट ऑन देयर ओन। तो पहले ये था जैसे ऑन देयर ओन वाला प्रोविजन पहले नहीं था, तो जो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू काम जो कर रहे हैं उन्हीं को माइग्रेंट वर्कर की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता था। नाउ दे हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस ऑल्सो। नेक्स्ट इज वुमेन एम्प्लॉयमेंट।
women can work in all types of establishment during नाइट आवर्स। पहले प्रोविजन था कि सुबह 6 बजे से लेके रात के शाम के 7 बजे तक, इसी टाइम के बीच में वुमेन का वर्क होगा, या उसी वर्क टाइप ऑफ वर्क में वो इन्वॉल्व होंगी जो होगा 6 AM to 7 PM विद कंसेंट एंड सेफ्टी मेजर्स। अब इसको ओपन कर दिया है कि दे कैन वर्क इन ऑल टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ड्यूरिंग द नाइट आवर्स ऑल्सो। नेक्स्ट है नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। अब ये एक सिंगल ट्रिपार्टाइट एडवाइजरी बॉडी होगी जो रिप्लेस करेगी पहले बोर्ड को, जो replaces 6 earlier boards to set the national safety and health standards across the sectors, ensuring the uniformity and quality। पहले जैसे एडवाइजरी कमेटी अलग थी तो अलग अलग कमिटीज थी अंडर वेरियस एक्ट्स, अब उन सबको रिप्लेस कर दिया है एक नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड ने, जो एक ट्रिपार्टाइट बॉडी होगी। अब अगर इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट देखिए, सेफ्टी कमेटी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फैक्ट्रीज। हर फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में जहाँ पे 500 से ज़्यादा वर्कर्स हैं वहाँ पे एक सेफ्टी कमेटी होगी। कंस्ट्रक्शन, अगर फैक्ट्री की बात है तो कंस्ट्रक्शन यूनिट्स की बात है तो जहाँ पे 200-250 से ज़्यादा वर्कर्स हैं वहाँ पे, माइंस जहाँ पे 100 से ज़्यादा वर्कर्स हैं वहाँ पे, विद एम्प्लॉयर एंड वर्कर रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट इज वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे इन यूनिट्स वेयर, जहाँ पे 250 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं ऑर्डिनरली भी। नेक्स्ट इज नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। जिस ट्रिपार्टाइट बॉडी की बात हो रही है, ये बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट नेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स। कॉन्ट्रैक्ट लेबर नॉर्म्स अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्टर्स विथ 50+ वर्कर। पहले जो था 20 की, जहाँ पे 20 से हो वहाँ से प्रोविजन शुरू हो रहा था। अब हर वो कॉन्ट्रैक्टर जिसके पास 50 से ज़्यादा वर्कर्स हैं एंड एम्प्लॉयर्स आर अलाउड टू इंगेज कॉन्ट्रैक्ट लेबर इवन in the defined core activities like sanitation etc, but subject to conditions. So what are the merits and demerits? Merits क्या है? First, it has strengthened the workers right। working hours को के कैप को ब्रॉड कर दिया गया है at 8 hours in a day and 48 hours a week। अगला, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है, जहाँ पे ये कंपलसरी है फॉर द अपॉइंटमेंट लेटर्स टू ऑल द वर्कर्स थ्रू ऑनलाइन मैकेनिज्म की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट इज बूस्ट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। जैसे नाइट शिफ्ट भी अलाउ कर दिए, पहले 7 बजे के बाद विमेन्स वर नॉट अलाउड टू वर्क। डीमेरिट्स क्या है? नैरोड द कवरेज। थ्रेशहोल्ड फॉर फैक्ट्री लाइसेंस इज रेज्ड 10 to 20 वर्कर्स विद पावर एंड टू 40 इन विदाउट पावर। इट कैन एक्सक्लूड मेनी स्मॉल यूनिट्स फ्रॉम सेफ्टी कंप्लायंस, कि जहाँ पे इनसे कम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि सेफ्टी इंश्योर की गई है। नेक्स्ट इज ओवरसाइट कैप्स। द शिफ्ट टूवर्ड्स सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय एम्प्लॉयर्स रिस्क अंडर रिपोर्टिंग ऑफ वायलेशन एंड इनएडिक्वेट एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? एम्प्लॉयर की। तो ऐसा हो सकता है कि दे विल बी लेस नंबर ऑफ केसेस दैट आर रिपोर्टेड। So to conclude, they represent the major reform in India's labor system, जो बैलेंस करता है वर्कर वेलफेयर विद द बिजनेस एफिशिएंसी। इसके साथ साथ ये सिंप्लीफाई करता है कंप्लायंस को, सेफ्टी को इम्प्रूव करता है, फेयर वेज इंश्योर करता है और प्रमोट करता है एक ट्रांसपेरेंट एंड ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी। So these were the 4 codes related to labor. Next topic is Protection of Plant Varieties and Farmers' Right Act, PPV and FR Act, Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights। न्यूज़ में क्यों था? सिल्वर जुबली ऑफ दिस एक्ट वॉज सेलिब्रेटेड। 2001 में आया था, 25 साल हो गए। दिस एक्ट वॉज इनेक्टेड टू फुलफिल द enforcement of TRIPS, trade related aspect of intellectual property right agreement of WTO that India ratified। तो ये एग्रीमेंट था WTO को, WTO का जिसको इंडिया ने रेटिफाई किया था। अब ये एग्रीमेंट क्या काम करता है? इट्स अबाउट इट ऑफर्स द मेंबर कंट्रीज द चॉइस टू प्रोटेक्ट प्लांट वेराइटीज थ्रू पेटेंट एन इफेक्टिव sui generis सिस्टम और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पेटेंट एंड sui generis सिस्टम, कि ये मेंबर कंट्रीज को ये अश्योरेंस देता है या ये इंश्योर करता है कि मेंबर कंट्रीज अपनी प्लांट वेराइटीज को प्रोटेक्ट कर सकती हैं थ्रू पेटेंट, उनका पेटेंट करवा के। अब ये सिस्टम क्या है? इट रेफर्स टू अ कस्टमाइज्ड यूनिक लीगल फ्रेमवर्क जो डिजाइन किया गया है टू प्रोटेक्ट समथिंग and that does not fit neatly into the existing category, especially in case of intellectual
property law. India opted not to grant patent for plants, instead choosing to safeguard plant varieties through sui generis system. तो इंडिया ने ऑप्ट किया कि वो पेटेंट के थ्रू नहीं प्रोटेक्ट करेगा, उनका सेफगार्ड इंश्योर उनकी इट विल इंस्टेड इट हैज चोजन टू सेफगार्ड द प्लांट वेराइटीज. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट वेराइटीज़ को, फार्मर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, एंड प्लांट फार्मर्स के साथ साथ प्लांट ब्रीडर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है और इनकरेज करता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज़. सो इट इज़ इन कन्फर्मिटी विद द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट 1978. इसके साथ साथ ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूशंस एंड फार्मर्स. अगर वेराइटी रजिस्ट्रेशन देखें तो वेराइटी रजिस्ट्रेशन कोई भी वेराइटी कब एलिजिबल होगी? इफ इट इसेंशियली फुलफिल्स द क्राइटेरिया ऑफ फर्स्ट डिस्टिंक्टिवनेस एंड सेकेंड इज यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी. अब इस एक्ट के अंदर क्या क्या राइट्स हैं? तो उसको 3 कैटेगरी में बताया गया है. फर्स्ट इज ब्रीडर्स राइट, सेकेंड इज रिसर्चर राइट्स और थर्ड इज फार्मर्स राइट. ब्रीडर्स राइट क्या है? दे हैव द एक्सक्लूसिव राइट उसको प्रोड्यूस करने का, सेल करने का, मार्केट से रिलेटेड डिसीजंस लेने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का उस वेराइटी का. तो ये सारे राइट किसके पास है? ब्रीडर्स के पास है. अब रिसर्चर्स के क्या राइट है? दे कैन यूज एनी ऑफ द रजिस्टर्ड वेराइटी फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट या रिसर्च. अब इसके अंदर क्या आएगा? द यूज ऑफ वेराइटी एज एन इनिशियल सोर्स ऑफ वेराइटी फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपिंग अनदर वेराइटी, बट रिपीटेड अगर यूज होगी तो उसके लिए परमिशन की जरूरत होगी ऑफ द रजिस्टर्ड ब्रीडर. नेक्स्ट है फार्मर्स राइट, एंटाइटल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वेराइटी एंड प्रोटेक्शन इन ए मैनर एज अ ब्रीडर ऑफ वेराइटी. मतलब जैसे ब्रीडर्स के सेम उसी मैनर में फार्मर्स के राइट है. फार्मर्स वेराइटी कैन ऑल्सो बी रजिस्टर्ड एज एन एक्सटेंट वेराइटी. फार्मर्स एलिजिबल होंगे फॉर रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ लैंड रेसेस एंड वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लांट्स. पर फार्मर्स वो एंटाइटल नहीं होंगे टू सेल दी ब्रांडेड सीड ऑफ दी वेराइटी. जैसे यहाँ पे ब्रीडर्स के पास सेल का राइट था, फार्मर्स के पास नहीं है. अगर देखिए बेनिफिट शेयरिंग, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल यूज करता है फार्मर की वेराइटी फॉर प्रोडक्शन, डेवलपमेंट और ब्रीडिंग, फार्मर मस्ट रिसीव ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि उसका कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फार्मर के पास जाएगा. अब कैटेगरीज क्या है वेराइटीज की? 3 तरह की कैटेगरीज हैं, एक्सटेंट, फार्मर या कम्युनिटी वेराइटी या इसेंशियली डेराइव्ड वेराइटीज. एक्सटेंट वेराइटीज में क्या है? जो आती है अंडर सेक्शन 5 ऑफ सीड एक्ट ऑफ 1966 एंड ऑल्सो द वेराइटीज जो पब्लिक डोमेन में है उनको भी हम एक्सटेंट वेराइटीज बोल रहे हैं. नेक्स्ट है फार्मर वेराइटीज या कम्युनिटी वेराइटीज. वो वेराइटीज हैं जो ट्रेडिशनली कल्टिवेट होती हैं एंड इवोल्व्ड बाय द फार्मर्स इन देयर field. The wild relatives, land races which the farmers possess also fall in this category. Next है essentially derived varieties. ये वो varieties हैं जो predominantly derived हुए from an initial variety that retains the characteristic of initial variety and is clearly distinguishable from such initial variety at least for one trait. जैसे for example कोई भी variety है, ये initial variety है. अब इससे कोई भी अगर दूसरी XYZ वेराइटी डेराइव की गई है तो ये XYZ वाली वेराइटी होगी इसेंशियली डेराइव्ड वेराइटी और ये होगी तो इसके सिमिलर. बट अगर एक और क्राइटेरिया कि अगर इसका एक भी ट्रेट अलग है तो भी ये इसेंशियली डेराइव्ड वेराइटी की कैटेगरी में फॉल करेगी. बात करते हैं इस अथॉरिटी की. प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश की गई है. नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. हेडक्वार्टर है दिल्ली में. अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देना टू प्लांट ब्रीडर्स. दूसरा, रिकग्नाइज और रिवॉर्ड करना फार्मर्स और कम्युनिटीज़ को जो कंजर्व करती है उन ट्रेडिशनल वेराइटीज़ और बायोडाइवर्सिटी को. इसके अलावा promote the protection of farmers' right to save, use, sow, resow, exchange, share and sell farm saved seed of registered vehicles. So इस वेराइटी से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है वो राइट वो उन सारे एस्पेक्ट से रिलेटेड राइट्स इंश्योर करना फार्मर्स के लिए. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एनकरेज करना रिसर्च एंड इनोवेशन को इन एग्रीकल्चर एज अ होल एंड इन प्लांट ब्रीडिंग एट स्पेसिफिक. अब इस अथॉरिटी में मेंबरशिप देखें तो एक चेयरपर्सन होगा, 1+15 की बॉडी होगी, एक चेयरपर्सन, 15 मेंबर होंगे जिसमें होंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मर्स, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, सीड इंडस्ट्री एंड विमेंस
ऑर्गेनाइजेशन, सो 1+15 की बॉडी, जहाँ पे इससे रिलेटेड स्टेक होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट अंडर पीपीवी एंड एफआरए। इसके अंदर तीन अलग अलग एलिमेंट्स की बात की गई। फर्स्ट है नेशनल रजिस्टर ऑफ प्लांट वेराइटीज, जिसमें नाम होंगे सारे रजिस्टर्ड प्लांट वेराइटीज के अलोंग विद द ब्रीडर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड वेराइटीज। तो नेशनल रजिस्टर है तो सारे प्लांट वेराइटीज के नाम होंगे और उनके विद द राइट्स ऑफ ब्रीडर्स। नेक्स्ट इज नेशनल जीन बैंक। अब ये इस्टेब्लिश किया गया है टू स्टोर द सीड मटेरियल इंक्लूडिंग द पेरेंटल लाइन्स सबमिटेड बाय द ब्रीडर्स ऑफ द रजिस्टर्ड वेराइटी। की सीड मटेरियल स्टोर करने के लिए नेशनल जीन बैंक बनाया गया है। अगला है नेशनल जीन फंड। इट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी अमाउंट जो पे किया गया है फॉर बेनिफिट शेयरिंग या फिर कंपनसेशन टू फार्मर्स फॉर सपोर्टिंग द सस्टेनेबल यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो इसके अंदर 3 बॉडी इस्टेब्लिश करने की बात की गई है। 3 अलग अलग एलिमेंट, एक नेशनल रजिस्टर, एक नेशनल जीन बैंक और एक नेशनल जीन फंड। लिमिटेशंस क्या है इस एक्ट की? फर्स्ट, ये बात करता है प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी की, कि देर आर ऑब्स्टेकल इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड मीटिंग ड्यूएस टेस्टिंग क्राइटेरिया कैन बी, जैसे डिस्टिंक्टिवनेस होनी चाहिए, कैन बी डिफिकल्ट विदाउट टेक्निकल असिस्टेंस। तो अगर इनके बारे में अवेयरनेस नहीं है तो इट विल बी डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स टू रजिस्टर दी वेराइटी। नेक्स्ट है डिस्प्यूट। पोटेंशियल है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी है पोटेंशियल डिस्प्यूट की इन बेनिफिट शेयरिंग एंड डिफिकल्टीज इन बैलेंसिंग बिटवीन ब्रीडर्स राइट एंड फार्मर्स राइट। तो क्लियर डिमार्केशन नहीं है कि ब्रीडर्स और फार्मर्स के राइट में, और डिस्प्यूट्स हो सकते हैं इन द केस ऑफ बेनिफिट शेयरिंग। Next is weak enforcement mechanism. So there are challenges in effective execution because of lack of awareness among the farmers and non-availability of sufficient enforcement capacity. Next issue is with regard to balancing the rights and access. अब there are few concern जो facilitate करता है monopolization of particular variety by the large farms, जो disadvantageous prove हो सकता है स्मॉल स्केल फार्मर्स के लिए, कि अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट ने मोनोपोली एस्टैब्लिश कर ली तो एक्सेस का इशू होगा और फार्मर्स और ब्रीडर्स के उनके राइट्स भी इम्पैक्ट होंगे इस चीज़ से। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। सो देर इज अ लैक ऑफ सफिशिएंट इंसेंटिव फॉर ट्रेडिशनल ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस which have the potential to impact the proliferation of traditional climate resilient seed varieties. So these are issues. Now let's look at the significance of the act. सबसे पहले yield को improve करता है, it increases the access to wider range of high quality seeds. ये फार्मर्स की प्रोटेक्शन की बात करता है, डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी सीड की बात करता है, जो स्ट्रेंथन करेगा बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर सीड सिस्टम। नेक्स्ट रिसर्च एंड इनोवेशन पे फोकस करता है, ब्रीडर्स को इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे टू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंश्योर करेगा, जिससे फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगी, इन्हांस होगी और क्लाइमेट रेजिलियंस होगा। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, जो इसके साथ साथ इंश्योर किए जाएंगे इक्विटेबल बेनिफिट्स अमंग द फार्मर्स एंड ब्रीडर्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज मैरीटाइम सेक्टर ऑफ इंडिया। न्यूज में क्यों था? प्राइम मिनिस्टर अनवील्ड लैंडमार्क मैरीटाइम इनिशिएटिव to boost growth and sustainability in maritime sector during the India Maritime Week 2025. अब इससे रिलेटेड मेजर इनिशिएटिव्स जो हैं जो लॉन्च किए गए हैं इन इंडिया। फर्स्ट इज मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट रोड मैप। इंडिया ने इनवाइट किया था सिंगापुर को टू ज्वाइन इट्स 1 लाख करोड़ मैरीटाइम डॉलर इन्वेस्टमेंट रोड मैप, जो कवर करता है शिप बिल्डिंग को, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन को एंड ग्रीन फ्यूल कोलैबोरेशन को। नेक्स्ट इज डीजी बंधार, एक नेशनल फ्रेमवर्क है टू मेक ऑल पोर्ट्स डेटा ड्रिवन, एआई इनेबल्ड एंड इंटरकनेक्टेड, कि सारे पोर्ट्स को जहाँ पे एआई इनेबल किया जाएगा और इंटरकनेक्ट किया जाएगा सारे पोर्ट्स को। ये फोकस करता है फॉर इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी, सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी अक्रॉस ऑल पोर्ट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज ग्रीन टग प्रोग्राम, लॉन्च किया गया था टू डिप्लॉय 100 इको फ्रेंडली टग्स बाय 2040 विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 12,000 करोड़ रुपीज, जो सपोर्ट करेगा एक इंडिया का ट्रांजिशन टू क्लीनर एंड एनर्जी एफिशिएंट मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स।
अब इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर और इसका विजन देखते हैं. So trade, nearly 95% of India's trade by volume and about 70% by value. ये आते हैं मैरीटाइम रूट से, हाईलाइटिंग द सी एज द लाइफ ब्लड ऑफ इंडियाज कॉमर्स. अगर इंडियन पोर्ट्स देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में मेजर पोर्ट हैंडल 855 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो with a total port capacity nearly doubling from 1400 million metric tons per annum to 2762 million metric tons per annum. It is almost doubled. Next is shipping sector. There are a number of Indian flagged vessels which has risen from 1205 to 1549, and gross tonnage of Indian fleet that has increased from 10 million gross ton to 13.5 million gross ton. Next is inland waterways. So there are number of operational waterways जो भी increase हुए हैं from 3 to 29. तो एक increase है 710% का increase in cargo movement as compared to 2014. अगर workforce देखें, India's seafarer workforce have surged from 1.2 lakh to over 3 lakh. It is more than double of the global seafaring workforce, जिससे India is one of the world's top 3 supplier of trained seafarers. अब चैलेंजेस देख लेते हैं मैरीटाइम सेक्टर के. चैलेंजेस क्या क्या है? फर्स्ट है कनेक्टिविटी बोटलनेक्स. लैक ऑफ एडिक्वेट कनेक्टिविटी टू द पोर्ट्स थ्रू रेल, रोड या रेल से कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से बोटलनेक, देयर आर कनेक्टिविटी इश्यूज. नेक्स्ट इज ट्रांसशिपमेंट कॉम्पिटिटिवनेस, जो हैंडल करता है कैपेसिटी एंड टो कॉम्पिटिशन फ्रॉम नियर बाय ट्रांसशिपमेंट हब लाइक पोर्ट ऑफ कोलंबो. Indian flagged tonnage, high tax provision with progressively higher tax on large vessels, जिससे और ज़्यादा इस सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ता है. इंडिया शिपिंग रजिस्ट्री अकाउंट्स ओनली 0.8% ऑफ वर्ल्ड वेसल. इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, टेरिटरी या कोस्ट होने के बावजूद भी वी आर ओनली एट 0.8% ऑफ टोटल वर्ल्ड्स वेसल. Next is there are manufacturing gap. It is about 1%. Global shipbuilding, India ka shares, it is only about 1%, and India imports more than 95% of marine engines installed on commercial ships. Last is maritime security. Security threats है, including the non-state threats also, like terrorism, arms या drug supply होते हैं, smuggle होते हैं, piracy, economic threat है, and state-led threat from China and Pakistan. So what are the major initiatives, programs जो बनाए गए थे फॉर आत्मनिर्भर मैरीटाइम सेक्टर? मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 2021 में लॉन्च हुआ था, जिसने आइडेंटिफाई किए थे 10 पिवोटल थीम्स जो शेप करेगा इंडिया की जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग अ ग्लोबल मैरीटाइम पावर हाउस. नेक्स्ट इज मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047, एक रोड मैप है इंडिया की मैरीटाइम रिसर्जेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, विद नियरली 80 लाख करोड़ इन्वेस्टेड इन पोर्ट्स, कोस्टल शिपिंग, इनलैंड वाटरवे, शिप बिल्डिंग एंड ग्रीन शिपिंग. नेक्स्ट इज सागरमाला प्रोग्राम, जो फोकस करता है ऑन कटिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट, एफिशिएंसी, ट्रेड एफिशिएंसी को एनहांस करता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है थ्रू ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स. नेक्स्ट इज पोर्ट डेवलपमेंट, जो लॉन्च हुआ था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस. नेक्स्ट इज लीगल ट्रांसफॉर्मेशन. पार्लियामेंट ने पास किए थे 5 की मैरीटाइम एक्ट, जो थे इंडियन पोर्ट एक्ट, मर्चेंट शिपिंग एक्ट, कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट, बिल्स ऑफ लेडिंग एक्ट एंड कोस्टल शिपिंग एक्ट, मैरीटाइम सेक्टर को बूस्ट करवाने के लिए. नेक्स्ट इज फेवरेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट. गवर्नमेंट अलाउ करती है 100% FDI इन पोर्ट डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज जलवाहक कार्गो प्रमोशन स्कीम, जो बनाई गई थी टू प्रमोट द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट. इट ऑफर्स 35% ऑफ रीइंबर्समेंट ऑन द ऑपरेशनल कॉस्ट एंड लॉन्चिंग शेड्यूल्ड कार्गो सर्विसेज ऑन की नॉर्थ वेस्टर्न रूट्स. नेक्स्ट इज ग्रीनिंग ऑफ मैरीटाइम सेक्टर. कंसेप्ट है, अब इसकी जरूरत क्या है? फर्स्ट इज एमिशन. मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूट करता है 3%, अराउंड 3% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, एंड उसी में भी 3% में भी
पोर्ट्स हैं, दे आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैस। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी के लिए भी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मेरीटाइम एमिशन स्ट्रेसेस ऑन रिच बायोडाइवर्सिटी एंड मरीन लाइफ, जो मैनग्रोव्स या लगून या कोरल रीफ मिलती है, तो उनके लिए भी it acts as a threat or danger. Next is energy efficiency. Conventional shipping relies heavily on imported heavy fuel oil and marine diesel, जो अफेक्ट करता है वो, जो अफेक्ट होता है ग्लोबल प्राइसेस से और जियोपॉलिटिक्स से भी। नेक्स्ट इज फुलफिलमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये अलाइन करता है विद द एसडीजी एज वेल एज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसने टारगेट सेट किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन होगा बाय टू 40% बाय 2030, जो जनरेट होता है बिकॉज ऑफ शिपिंग सेक्टर। तो शिपिंग सेक्टर का जो भी एमिशन या जो टारगेट सेट किया गया है टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड बाय 40% by 2030. And what are the measures for greening the maritime sector? First is Indian Port Act 2025, जो it mandates for adherence to global green norms, introduce करता है robust pollution control and disaster readiness measure, जो contribute करेगा sustainability और eco-friendly port practices को develop करने में। ये it also aligns with the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, MARPOL, and Ballast Water Management. नेक्स्ट इज मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, जिसने आइडेंटिफाई किए थे की इंटरवेंशन, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के यूज़ को इंक्रीज करना होगा, एयर एमिशंस को रिड्यूस करने, एमिशंस को कम करना होगा, वाटर यूजेस को ऑप्टिमाइज करना होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस करना होगा, तो जिसके थ्रू हम ये विजन को अचीव कर सकते हैं। दीज आर द की इंटरवेंशंस जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट इज हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन। इट सर्व्स एज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क जो हेल्प करता है इंडियन पोर्ट्स टू डेवलप सेफ, एफिशिएंट, ग्रीन एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन। नेक्स्ट इज ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, जिसका ऑब्जेक्टिव था टू ड्राइव द ट्रांजिशन फ्रॉम कन्वेंशनल फ्यूल बेस्ड हार्बर टग्स, a marine vessel that will help other vessel by pushing and pulling them with या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या फिर टो लाइन से। नेक्स्ट इज हरित नौका, जिसको ग्रीन वेसल इनिशिएटिव भी बोलते हैं, जो लॉन्च किया गया था ग्रीनर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए इन इनलैंड वाटरवेज वेसल। So that was about the maritime sector. Coming to the news in short. First है फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक। तो रिपोर्ट आई है, किसने दी है? वर्ल्ड बैंक ने दी है, जिसने अर्ज किया है इंडिया को टू एक्सेलरेट द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स टू अचीव इट्स लॉन्ग टर्म गोल ऑफ बिकमिंग अ $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। की हाईलाइट्स क्या है? Resilient system. Financial system is stronger and more diversified with assets rising to about 175% of GDP, with the state playing a dominant role. Next highlight focus ने किया है डिजिटल स्ट्रेंथ के बारे में। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर has improved the access, efficiency and financial inclusion. Regulatory process में भी reforms जो RBI या SEBI ने की है, they have enhanced the supervision, though there are still challenges in non-banking financial corporations. India's expansion to regulatory authority on cooperative bank, tightening of key prudential rules have been appreciated by the World Bank. Next is market development. Corporate bond or infrastructure financing, they remain shallow with investors prefer करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। There are tax disparities, uneven tax treatment है between debt and equity disclosure, bond market participation. So reforms, required reforms क्या क्या है? First, बूस्ट की ज़रूरत है इन प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन में। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से कम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो। इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है डिजिटल एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को। बी सस्टेन्ड रिफॉर्म मोमेंटम टू मेंटेन द कोऑर्डिनेशन अमंग द फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, जो मार्केट स्टेबिलिटी और ग्रोथ को इंश्योर करें। एंड मोबिलाइज द ग्रीन फाइनेंस, यूज ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन टू फंड लो कार्बन प्रोजेक्ट्स एंड जो रिड्यूस करे इन्वेस्टर का रिस्क भी। सो अबाउट फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम, ये क्या है? एक जॉइंट वर्ल्ड बैंक IMF प्रोग्राम जो 1999 में शुरू हुआ था। IMF और वर्ल्ड बैंक ने शुरू किया था। इन एडवांस्ड इकोनॉमीज आर कंडक्टेड बाय IMF, और डेवलपिंग और इमर्जिंग मार्केट में ये जॉइंटली कंडक्ट करता है IMF और वर्ल्ड बैंक। तो सिर्फ
एडवांस्ड इकोनॉमीज में IMF, बाकी कंट्रीज में जॉइंटली करते हैं IMF एंड वर्ल्ड बैंक। इससे पहले 2017 में कंडक्ट हुआ था। नेक्स्ट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO। इंडियाज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कंसर्न रेज किए हैं रिगार्डिंग द यूज ऑफ इन IPOs एज एन एग्जिट रूट फॉर अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स रेदर देन एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल। की देयर इज अ मोर टेंडेंसी कि IPO के बाद एग्जिट कर लेते हैं इन्वेस्टर्स, अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स, रेदर देन इसको, ना कि इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल की तरह देखते हैं। तो IPO क्या होता है? इट इज अ सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ प्राइवेट कंपनीज टू द पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट, या फिर जो फर्स्ट टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल कोई XYZ एस्टैब्लिशमेंट इस्टेब्लिश हुई, अगर वो पहली बार अपने शेयर्स इशू कर रहा है या पब्लिक को इनवाइट कर रहा है फॉर शेयर होल्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो फर्स्ट टाइम और मेनली ऑब्जेक्टिव होता है वो कैपिटल रेज करने के लिए। IPO ट्रांसफॉर्म अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी। की इससे पहले जो XYZ लिमिटेड थी, जैसे ही इसके IPOs लोगों ने लिए, तो लोग पब्लिक विल बी अ शेयर होल्डर अमंग द कंपनी इन द इस्टेब्लिशमेंट, जिसके बाद XYZ लिमिटेड ना रह के XYZ एक पब्लिक कंपनी बन जाती है। इट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फंड फॉर लॉन्ग और इनडेफिनेट मेच्योरिटी फॉर द कंपनी। तो टाइप क्या क्या है? एक फिक्स्ड प्राइस इशू एंड बुक बिल्डिंग इशू। फिक्स्ड प्राइस में नाम से पता चल रहा है कि प्राइस फिक्स है। बुक बिल्डिंग इशू है, जहां पे कोई प्राइस फिक्स नहीं है बट एक प्राइस बैंड फिक्स किया गया है, एक रेंज फिक्स की गई है। नेक्स्ट इज डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च्ड टू मॉडर्नाइज वेयर हाउसिंग एंड बूस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट PDS ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने लॉन्च किया है मेजर डिजिटल इनिशिएटिव जो मॉडर्नाइज करेगा वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस को, सप्लाई चेन एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगा और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करेगा इन PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? इट सपोर्ट करता है गवर्नमेंट का मिशन जो फोकस करता है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए, टर्न अराउंड टाइम को कम करने के लिए काम करता है और सप्लाई चेन एफिशिएंसी को स्ट्रेंथन करने की बात करता है। नेक्स्ट इज इट प्रमोट्स द इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सिस्टम अंडर PM गति शक्ति स्कीम। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये इंश्योर करता है एक्यूरेट, फास्टर, डिग्निफाइड डिलीवरी ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स। अब इससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स और उनकी डिटेल्स देख लेते हैं। फर्स्ट है बंधन 360। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने इंट्रोड्यूस किया था। इट इज अ क्लाउड बेस्ड ERP प्लेटफॉर्म जो इंटीग्रेट करता है HR, फाइनेंस, वेयर हाउस मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग एक्सेट्रा। बेनिफिट्स क्या है इसके? ये रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है वेयर हाउस ऑपरेशंस की और फोकस ऑन द स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस द सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशंस। नेक्स्ट इज स्मार्ट एग्जिम वेयर हाउस। CWC सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने इंट्रोड्यूस किया था स्मार्ट एग्जिम वेयर हाउस सिस्टम फॉर कंटेनर फ्रेट स्टेशंस एंड जनरल वेयर हाउस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फास्टैग, OCR, GNSS, इन सबको यूज़ करता है, इन सारी टेक्नोलॉजीज को यूज़ करता है जिससे प्रोसेस ऑटोमेट हो जाए पूरा। नेक्स्ट बेनिफिट्स आर इट इज गेट ऑटोमेशन एंड यार्ड मैनेजमेंट, कार्गो ट्रैकिंग हो सकती है, स्मार्ट इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इन सारी फील्ड में बेनिफिट प्रोवाइड करता है एक्सिम warehouse system. Annadarpan, introduced by FCI, Food Corporation of India, a new microservice based mobile first platform जिसने रिप्लेस किया है existing depot online system. It has integrated procurement, storage, movement, sales, labor and contract management, enabling the real-time dashboard and faster decision making across the food supply chain. लास्ट इज आशा प्लेटफॉर्म। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने लॉन्च किया था आशा अन्य सहायता होलिस्टिक AI सोल्यूशन। एक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करता है बेनिफिशरीज को टू शेयर देयर फीडबैक ऑन राशन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू AI इनेबल्ड कोड इन देयर प्रेफर्ड लैंग्वेजेस। नेक्स्ट इज नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन NIC 2025। किसने रिलीज की है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। NIC एक फंडामेंटल टूल है फॉर स्टैटिस्टिकल सर्वे, सेंसस, इकोनॉमिक रिसर्च एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। अब NIC 2025, अब इसका जो प्रीवियस वर्जन था जो 2008 में आया था उसको अपडेट किया गया, प्रिपेयर्ड बाय MOSPI विथ
International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Revision 5, developed by United Nations Statistics Division. Major changes क्या क्या हैं? First, focuses on the structural challenge. It moves from 5-digit coding structure of NIC 2008 to a new 6-digit coding structure जो allow करता है greater granularity, flexibility and better representation of emerging activities. इसके अलावा रिकॉग्निशन ऑफ इंडिजिनस सेक्टर जैसे आयुष बेस्ड हेल्थ केयर या फिर हैंडलूम इंडस्ट्रीज को भी रिकॉग्नाइज किया है. इसके अलावा includes the sectors like renewable energy, fintech, e-commerce and digital intermediation. So ये कुछ मेजर चेंजेस स्ट्रक्चर में चेंज किया. 5-digit कोडिंग होती थी, अब 6-digit कोडिंग पे शिफ्ट हो गया है. इंडिजिनस सेक्टर को रिकॉग्नाइज किया है और नए सेक्टर्स को भी इंक्लूड किया है जैसे फिनटेक या रिन्यूएबल एनर्जी. सेलिएंट फीचर्स क्या है? Enhanced classification of intermediation services. New classes have been created to reflect the growing role of intermediaries जो majority of sectors में देखने मिलते हैं जैसे power, retail, logistics, healthcare and education. Representation of digital economy in the form of cloud infrastructure, blockchain, platform-based services and web search portals are distinctly classified. इंटीग्रेट किया है इन्वायरमेंटल एंड ग्रीन इकोनॉमी को जिसने अपना कवरेज एक्सपेंड किया है जिसमें अब इंक्लूडेड है जैसे कार्बन कैप्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन और ये सारे अलाइन करते हैं विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. लास्ट इज क्लासिफिकेशन इज टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक. It means that distinctions of activities are not made based on the fact that whether an activity is carried out by means of traditional or modern production स्कीम की इस बेसिस पे कैटेगराइज नहीं किया गया है कि किस मीन्स को यूज करके एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है. सो दैट वाज अबाउट द सेक्शन. नेक्स्ट सेशन में हम सिक्योरिटी थीम स्टार्ट करेंगे. तब तक अगर आपको कोई भी डाउट हो, रिकमेंडेशन हो, यू कैन राइट देम इन द कमेंट सेक्शन. और बाकी IR की थीम या पॉलिटी एंड गवर्नेंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. इफ़ यू फाइंड दैट वीडियोज आर यूजफुल टू इट, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और you can suggestions are always welcomed and you can refer our revision series also जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है. So see you in the next video. Till then, take care.